हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि है वॉइडेबिलिटी। तो सबसे पहले है सेक्शन 19 जो बताता है कि एग्रीमेंट की वॉइडेबिलिटी के बारे में बताता है, जो कि फ्री कंसेंट के बगैर हुआ है। यानी कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि फ्री कंसेंट के बगैर हो। जब कंसेंट जो एक एग्रीमेंट में कोएर्सियन से होता है। कोएर्सियन यानी कि प्रतिपीड़न, यानी कि डिटेन करना, थ्रेट करना डिटेन करने के लिए, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंट करना से होने वाले जो कंसेंट है, वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाएंगे उस पार्टी के ऑप्शन से जिसका कंसेंट इन ऑप्शंस के मदद से हुआ है। एक पार्टी जब दूसरे पार्टी के ऊपर कोएर्सियन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो उस पार्टी की तरफ से वह वॉइडेबल होगा जिस पार्टी के ऊपर कोएर्सियन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन सेक्शन 19 के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि ऐसे कंसेंट जो मिसरिप्रेजेंटेशन से या साइलेंस से या फ्रॉडलेंस से हुए हैं, यानी कि फ्रॉड से हुए हैं। सेक्शन 17 जो फ्रॉड के बारे में बताता है उससे हुआ है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। यानी कि उस कंडीशन में जब मिसरिप्रेजेंटेशन, साइलेंस या फ्रॉडलेंट की कंडीशन आती है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। अगर पार्टी जिसका कंसेंट हुआ है, जिसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए था, अगर वह डिस्कवर करता है कोई भी ट्रुथ को उसके ऑर्डिनरी डिलीजेंस का इस्तेमाल करके, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। सेक्शन 19 ए जो कि एक अमेंडमेंट क्लॉज है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अमेंड करके एक नया क्लॉज लाया गया है, जो कि सेक्शन 19 है, जो कि पहले नहीं था। इसमें बताया गया है कि पावर जो मिलती है एक कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट कर देने की जब अनड्यू इन्फ्लुएंस कॉज हुआ है। जब एक कंसेंट एग्रीमेंट में कॉज हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस की मदद से, तो एक एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा उस पार्टी के ऑप्शन से जिसके पार्टी की कंसेंट उसकी मदद से कॉज हुई है। एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए का जो सन है, ए का जो लड़का है जिसने ए के सिग्नेचर को फॉर्ज कर दिया है प्रॉमिसरी नोट में। यानी कि जो ए का सन था उसने प्रॉमिसरी नोट में बी का नाम फॉर्ज कर दिया है, यानी कि जाली सिग्नेचर कर दिया है, यानी कि वह उसका सिग्नेचर नहीं था। बी थ्रेट में आ जाता है और वह ए के सन को प्रोसिक्यूट करता है, यानी कि केस करता है। और इसी से बचने के लिए एक बॉन्ड ऑबिटेन कर लेता है ए से उस फोर्ज्ड नोट के अमाउंट के बराबर। इफ अगर बी स्यू कर देता है बॉन्ड के ऊपर, तो कोर्ट उसको उस बॉन्ड को सेट असाइड कर लेगा। सेक्शन 20 समझते हैं कि एक एग्रीमेंट जहां दोनों पार्टीज मिस्टेक के अंदर हैं एक फैक्ट के ऊपर, जहां दोनों पार्टी की मिस्टेक है किसी एक फैक्ट के ऊपर, जहां दोनों पार्टी एक एग्रीमेंट के अंदर मिस्टेक में है किसी फैक्ट के ऊपर जो कि इसेंशियल है उस एग्रीमेंट के अंदर, तो वह एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। जैसे कि एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक एरोनस मतलब गलत ओपिनियन है किसी वैल्यू के ऊपर जो कि एक सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का, तो वह मिस्टेक नहीं कहलाएगा उस फैक्ट का। जैसे कि ए एग्री करता है खरीदने के लिए बी से एक हाउस को, लेकिन फिर क्या होता है कि वह हॉर्स मर जाता है उस समय बार्गेन यही दो पार्टीज की चल रहा है। तो यहाँ दोनों पार्टीज इस फैक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, तो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा। ए एग्री करता है खरीदने के लिए बी से एक सर्टेन हॉर्स को, और इसी के अंदर हॉर्स डेड हो जाता है, तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा।
सेक्शन 21 इफेक्ट ऑफ मिस्टेक इज टू लॉ। जब लॉ के होने या ना होने की मिस्टेक होती है तो क्या होता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक इज टू लॉ, यानी कि लॉ फोर्स में है या लॉ फोर्स में नहीं है, इसके मिस्टेक के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा इंडिया में। बट वह मिस्टेक कि कोई लॉ इंडिया में फोर्स नहीं है यानी कि वह फॉरेन लॉ है, तो वह एक फैक्ट का मिस्टेक माना जाएगा। यानी कि पहले वाले केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, मतलब कि वह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एक लॉ का इग्नोरेंस कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और फॉरेन लॉ का मिस्टेक होना कि जब कोई फॉरेन में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसमें फॉरेन लॉ लागू होता है, तो उसके हिसाब से वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा इस पर सेक्शन 20 के तहत, क्योंकि वह इंडिया में लागू नहीं है लेकिन वह फॉरेन में लागू है। तो अगर हम फॉरेन में ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें सेक्शन 21 लागू नहीं होता है लेकिन फॉरेन के लॉ लागू होते हैं और उसमें कोई मिस्टेक किया गया है, तो वह वॉइड माना जाएगा। जैसे कि ए एंड बी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस बिलीफ से कि कोई डेट लॉक ऑफ लिमिटेशन के द्वारा बैड है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सेक्शन 22 बताता है वह कॉन्ट्रैक्ट जो मिस्टेक से हुआ है एक पार्टी की तरफ से किसी फैक्ट के ऊपर, यानी एक पार्टी के द्वारा उस फैक्ट के अंदर मिस्टेक हुआ है, वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इसीलिए क्योंकि ये एक पार्टी के मिस्टेक से हुआ है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब किसी फैक्ट में किसी पार्टी के मिस्टेक के कारण कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि एक पार्टी को पता था और एक पार्टी को पता नहीं था, या एक पार्टी को पता होने के बावजूद भी उसने मिस्टेक कर दिया। तो इसमें दो चीज़ें लागू होती है कि ये उसका फॉल्ट है प्लस इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो ये दूसरा कंडीशन है जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। थैंक